एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूपीएससी सीसैट 2022 के वीडियो एनालिसिस में। तो बेसिकली इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हमारी एक सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द हाउ टू यू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन केम इन द यूपीएससी सीसैट एग्जाम्स, how can you basically fetch more marks in reading comprehension if your maths is not that much good. So depend on the reading comprehension and the reasoning part, you can easily clear your CSET marks, right? So it is basically a continuation of our previous series. So it is a kind of a lecture number 4 regarding the reading comprehension part. Lecture 1 and lecture 2 mein I already give you a basic principles or guidelines to how to approach the reading comprehension part. I already talk about the tone of the passage, authors, ideas about the things, and the keywords which is basically asked in the exams about the implied assumptions, plurality, है ना, kind of these things, right? इसके बाद हमने बात की थी 2022 के पेपर से हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस क्लास में हमने हाफ ऑफ द अपना रीडिंग कॉम्पिटिशन का पार्ट देख लिया था। Now this class we are going to look upon the other half of this paper of 2022 का रीडिंग कॉम्पिटिशन, राइट? तो बेसिकली आपको कैसे सॉल्व करना है इन द लेस टाइम। बेसिकली 80 क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, आप कम से कम 40 अटेम्प्ट करेंगे। अराउंड 28 to 27 जो क्वेश्चन होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन का होता है। उस हिसाब से आपको अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी बना के चलनी है कि आपको अराउंड 80 मार्क्स तो आ ही जाए, राइट? क्योंकि 66 या 67 के आसपास की और बेसिकली आपकी ये क्वालिफाइड पेपर होता है, राइट? मार्क्स होने चाहिए। आप कम से कम 80, 90, 100 की लाइन में आएंगे तो आप यू कैन बी मच इजियर पोजिशन, राइट? और फिर आपका जो जीएस का मार्क्स होगा वही आपको बस हेडिंग देगा, बाकी तो सीसेट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल फॉर यू, राइट? सो तो इसमें हम इस पैसेज पे थे, राइट? तो यस, तो बेसिकली मैंने टू टाइप्स का आपको नोट्स ऑलरेडी बता रखे हैं कि कैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को एक्सप्रेस करना है, यू कैन से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो आप ऐसे स्किम थ्रू कर सकते हैं पहले कि आपको पहले एक ऊपर से आइडिया चाहिए कि क्या पैसेज में बात हो रही है, आपको इतना आइडिया होना चाहिए क्या बात हो रही है। तो उसके बाद आप गो बैक टू द क्वेश्चन एंड देन कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट करें थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कीमिंग थ्रू ऑफ द क्वेश्चन, राइट? जैसे आप पैसेज को स्किम थ्रू करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाएंगे, आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे जो कि आपके गोइंग बियॉन्ड ऑफ द पैसेज जस्ट बिकॉज ऑफ द यू आर स्कीपिंग द पैसेज, राइट? तो इसमें क्या होगा, आपको अदर जो भी आपके 50 अराउंड क्वेश्चंस हो गए, 25 to 50% ऑफ द ऑप्शन ऑलरेडी गेट एलिमिनेटेड। और जहां पर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे अराउंड 50 एंड 75% ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन, तो वहां पर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पूरा सहारा लेंगे एक्सप्रेसली, ठीक है? तो लेट्स स्किम थ्रू दिस पैसेज। Presents brings thrills to the grown up, perhaps because because of the fullness, joy for giving with fullness of the joy receiving children. Permanent and misuse is accused, backward, forward, joy clear to complete because they are learned a way to add up, but ठीक है? प्रपोजिशन यहाँ पर जो वर्ड है वो आप ट्रांजिशन नहीं समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके ट्रांजिशन वर्ड के अराउंड ही मिलते हैं, बट यहाँ जो वर्ड है इन्वर्टेड कॉमाज में है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन फेज की तरह नहीं होगा। इट इज अ काइंड ऑफ अ वर्ड और बेसिकली डिनोट समथिंग, ठीक है? परहैप्स टू एंशियस, स्पेक्टिकल, cares, shrinks, squats, less than and minded and that. Okay, ठीक है, इसका मैंने स्किम थ्रू किया। स्किम थ्रू देखिए, लेट मी राइट, ठीक है? जो मैंने स्किम थ्रू किया है बेसिकली इसका मतलब क्या, आपको ऐसे ऊपर से पढ़ते चलना है। हार्डली 2 सेकेंड्स का होगा, ये 1 to 2 सेकेंड्स का ही होना चाहिए, ठीक है? आप इससे गोइंग बियॉन्ड जाएंगे तो आपका टाइम लाइन पूरा टाइम मैनेजमेंट गोइंग टू बी कोलैप्स्ड, ठीक है? तो बेसिकली इसमें मैंने स्किम थ्रू किया, मुझे ऊपर से मोटा मोटा आइडिया आ गया कि प्रेजेंट, बेसिकली इस प्रेजेंट की बात हो रही है, गिफ्ट वाले प्रेजेंट की बात हो रही है, नॉट द पास्ट फ्यूचर टेंस वन की बात हो रही है। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि गिफ्ट कैसे ग्रोन अप को इतना हैप्पीनेस नहीं देते जितना चिल्ड्रंस को हैप्पीनेस देते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजंस। बेसिकली इसमें ऑथर, अभी के ऑथर की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑथर ने यहाँ पर रीजंस बताए हैं, ठीक है? ही ऑलरेडी मेंशन्ड द रीजंस, स्टेटेड द रीजन देयर। उन्होंने एक से ज्यादा स्टेटमेंट रीजंस बताए, तभी हमने यहाँ पर देखा मिजरीज, एक्यूज, बैकवर्ड, फॉरवर्ड लुकिंग की बात हुई है वहां पर,
ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट एंड क्लियर थॉट्स की बात हुई है, लर्न की बात हुई, प्रीपोजिशंस की बात हुई है, स्पेक्टिकल एंशियस अबाउट द थिंग्स की बात हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर्स बताना चाह रहे हैं कि दीज आर द रीजंस व्हाई ग्रोन अप्स आर नॉट दैट मच हैप्पी अबाउट द प्रेजेंट थिंग एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन। बिकॉज चिल्ड्रन को जैसे गिफ्ट मिलता है, प्रेजेंट गिफ्ट मिलता है, दे आर बेसिकली बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, बहुत जॉयफुल हो जाते हैं, बट as compared to the grown up, they already have some backward ideas regarding their past, their future. They are not basically living in the present. तो यहाँ पर जो मैं present word की use कर रही हूँ, this is going to is kind of a tense word, present, and there is a present. Present is a gift and the present is a basically a time zone. You can say past, future and present वाली बात हो रही है। यहाँ पर स्कीम थ्रू करिए। Let's go back to the options की क्या बात हो रही है, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द अडल्ट्स टू फील थ्रिल्ड बाय द प्रेजेंट। अब देखिए इसमें ऐसे बोले कि अडल्ट्स नॉट पॉसिबल की बात यहाँ पर ऐसी हो रही है कि अडल्ट्स कभी हैप्पीनेस फील ही नहीं कर पाते हैं, वो फील कर भी नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाते और ना कर पाएंगे, इस टोटली डिफरेंट थिंग। वो कभी फील नहीं कर पाएंगे और वो फील नहीं कर पाते हैं, मिस टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द अडल्ट्स टू फील थ्रिल्ड बाय द प्रेजेंट। ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रीजन स्टेटेड है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नॉट हैप्पी अबाउट द प्रेजेंट पार्ट, बट यहाँ पर ऐसी भी बात हो, अगर ये रीजंस को एलिमिनेट कर दे तो दे आर गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट द प्रेजेंट थिंग्स, राइट। तो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। There can be more than one reason why adults feel less thrilled by the present. Okay, ठीक है, ये हमें reasonable लग रहा है क्योंकि basically author ने बात की है reasons की कि which are the reasons which is not which is basically hindering the process of happiness to the authors about the present part, right? तो कैसे कौन कौन से reasons है जो basically जो adult है, grown up है, उनको happiness ना provide कर पा रहा है, या उनके back of the mind में ये कुछ other scenarios चल रहे हैं which is basically harming their the present part happiness, you can say, ठीक है। तो यहाँ पर author does not know why adults feel less thrilled about the present। अब देखिए यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ऑथर ने वन से ज्यादा रीजन स्टेटेड कर रखे हैं कि why they are not happy about the present। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो सकती कि ऑथर को पता ही नहीं है क्यों, ऑथर को पता ही नहीं है कि एडल्ट हैप्पी क्यों है, ठीक है। तो वैसे भी एलिमिनेटेड हो जाएगा। अदर्स हैव लेस कैपेसिटी टू फील जॉय बाय लविंग और बीइंग लव्ड। तो बेसिकली यहाँ पर उनकी कैपेसिटी की बात हो रही है। अब ये कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द रीजन। ऐसा नहीं है कि उनकी ये इनको नेचुरल कैपेसिटी है लेस कि वो कभी प्यार फील नहीं कर पाते और ना कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। यहीं से देखिए हमारा आंसर मिल गया। और इसमें भी आप स्पेक्टिकल हैं कि ये आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं, तो यू कैन रिफर बैक टू द पैसेज। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई एडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय द प्रेजेंट। और यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम वर्ड्स भी आपको देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि इसमें बात हो रही है कि कुछ कुछ रीजन है जिसके कारण अडल्ट्स हैप्पी नहीं है। अगर वो रीजन एलिमिनेट हो जाएंगे तो वो हैप्पीनेस आ सकती है, राइट। तो ये कुछ कुछ रीजन है। तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम वर्ड्स देखने को नहीं मिल रहा है। एज कम्पेयर टू दिस वन डज नॉट नो व्हाई अडल्ट फील लेस हैप्पी, ये तो बात ही नहीं हुई, ऑथर ने बेसिकली स्टेट किया है। हैव लेस कैपेसिटी, यहाँ पर उनकी बेसिकली कैपेसिटी की बात कर दी गई है जो कि बेसिकली पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर अगेन देखिए क्वालिफायर की बात कर रही है, जैसे इन्होंने क्वालिफायर डाला ये एक्सट्रीम वर्ड्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टिव वर्ड बना रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, ठीक है। इफ प्रेजेंस ब्रिंग लेस थ्रिल नाउ दैट वी आर ग्रोन अप्स, परहैप्स इट इज बिकॉज, यहाँ पर परहैप्स हुआ है तो वन रीजन यहाँ से आने वाला है। पर बेसिकली ऑथर सपोज करके सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है कि बिकॉज ऑफ द दिस रीजन ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऑफ द दिस रीजन ऐसा हो सकता है। तो ऑथर इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द रीजंस व्हाई ग्रोन अप आर नॉट हैप्पी। तो वहां पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन था कि ऑथर डजंट नो अबाउट द रीजंस, तो इट इज बेसिकली करेक्ट, ठीक है। तो परहैप्स इट इज द बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी, और परहैप्स यहाँ पर फिर परहैप्स है तो दूसरा रीजन इट इज बिकॉज वी हैव लॉस्ट द फुलनेस ऑफ द जॉय ऑफ गिविंग and with it the fullness of the joy of receiving। तो हम भूल चुके हैं बेसिकली लेना देने का जो जॉय होता है, इसलिए क्या हम लोगों ने ऑलरेडी तो
टू मच वी हैव रिसीव, मतलब हमने ऑलरेडी ये सब इतना देख लिया कि अब हमारे दिस इज नॉट द न्यू थिंग फॉर अस, राइट? चिल्ड्रंस fears are poignant, their miseries are acute. Basically children को जब fear होता है वो बताते हैं कि I have a fear of darkness, I have fear of deep seas, right? तो यहाँ पर basically adults नहीं confess कर पाते अपने fears को, अपने insecurities को, ठीक है? But they do not look too forward or too far. तो मतलब too forward मतलब यहाँ पर हो जाएगा future, ठीक है? और too backward मतलब हो जाएगा past. मतलब children ज्यादा दूर की नहीं सोचते ना अपने पीछे की कुछ सोचते हैं, वो प्रेजेंट में रहते हैं. तो यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट वर्ड है ये दो चीजों को डोनेट कर रहा है, एक टाइमलाइन को डोनेट कर रहा है, एक गिफ्ट को डोनेट कर रहा है, राइट? देयर जॉयज आर क्लियर एंड कंप्लीट. उनकी जॉयज चिल्ड्रंस की क्लियर एंड कंप्लीट होती है बिकॉज दे हैव नॉट येट लर्न ऑलवेज टू ऐड बट, राइट? हम कहते हैं ना यस आई एम हैप्पी बट इट इज मोर गुड इफ आई गेट दैट. बेसिकली आपको एक गिफ्ट चाहिए होता है तो आपको वो गिफ्ट नहीं मिलता, फिर भी आप हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है? बेसिकली आपको कुछ बड़ा सा हाउस टॉय चाहिए था, इफ आई एम गोइंग टू, इसके आप अडल्ट है तो अडल्ट का गिफ्ट ट्राई करते हैं. आपको शूज चाहिए थे, इसके आपको रेड टेप के शूज चाहिए थे, आपको नाइकी के नहीं चाहिए थे, लेकिन आपको नाइकी के शूज मिले तो यू आर हैप्पी अबाउट द थिंग्स बिकॉज यू नीड द शूज. बट आप उसमें बट यूज करेंगे, आई एम हैप्पी बट आई एम मोर हैप्पी इफ आई गेट द रेड टेप शूज. तो बट जो यहाँ पर लगाया है ना, जो बट से जो क्वालिफाइड ऐड किया जा रहा है वो आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. और यहाँ पर चिल्ड्रंस बट यूज नहीं करते, तो यहाँ पर बट ट्रांजिशन एज अ वर्ड और एज ए रीजन डोनेट हो रहा था, ठीक है? एवरी प्रीपोजिशन यूज करते हैं. आई एम हैप्पी बट आई डोंट वांट दिस, आई एम हैप्पी बट आई डोंट वांट टू गो देयर, आई एम हैप्पी बट आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट? दीज आर द थिंग्स. परहैप्स अगेन रीजन वी आर टू कॉशियस, टू एंशियस, टू स्पेक्टिकल. हम बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं, बहुत एंशियस रहते हैं, टू स्पेक्टिकल मतलब हम कंफ्यूजन में रहते हैं, क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोस क्रिएट करते हैं इन आवर माइंड. परहैप्स some of our cares would shrink if we thought less about them and entered into the more single minded enjoyment, ठीक है? हम अपने सिंगल माइंड से अपना सिंगल माइंडेड एंजॉयमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे, जिससे हम अपने सिंगल माइंडेड से डबल माइंडेड एंजॉयमेंट और मल्टी माइंडेड एंजॉयमेंट फील कर पाते, ठीक है? into the happiness that comes into our way. Basically simplicity की बात हो रही है, कैसे children are so simple, they are not like the things of thinking about the future and thinking about the past. They are not spectacle about the things, they are not adding the preposition of but, right? So these are the reasons basically stated by the author of this passage. and यहीं पे यही बात हो रही थी कि कैसे ये गलत हो गया हमारा, कि कैसे हमारा ये गलत हो गया कि author doesn't know why the adults feel less thrilled by the present. So it is absolutely wrong because they know the reason and there can be more than one reason. See, उन्होंने already बता दिया कि बहुत ज़्यादा reasons थे why adults feel less thrilled by the present and it is not possible. ये तो कोई बात ही नहीं हुई है and it is totally incorrect. Going beyond of the passage. तो आंसर है हमारा B, ठीक है? तो these are the basically reading comprehension का ही मतलब होता है reading with understanding, right? So you have to understand the passage. If you are skimming through the passage, you have to know the crux of the passage too. So there is a one more question regarding this. तो हमने वैसे भी passage पढ़ लिया है. Author of the passage against, ठीक है? The author of the passage is against worrying too much about the past and future. वही बात हो रही थी कि children are not far looking or too far backward looking, right? तो ये बात too far looking means future में ज्यादा नहीं देखते, past में ज्यादा नहीं देखते, they basically live in the present. तो यही against है उसके, ठीक है? being in the habit of thinking about presence. नहीं, इतना कोई नहीं बोला कि presence के बारे में सोचना चाहिए आपको. not being thrilled by the new things, ऐसा कुछ नहीं against है उसके. giving and receiving joy only partially, कोई बात नहीं हो रही, बेसिकली इसकी बात हो रही है. उसके अगेंस्ट है कि आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बेसिकली आपको टू फार नहीं सोचना चाहिए, टू बैकवर्ड नहीं सोचना चाहिए. यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय द टाइम ऑफ बीइंग रिसीविंग एंड टेकिंग गिविंग, राइट? तो ये हमारा आंसर जाएगा ए. जैसे हमने पैसेज को समझा, हमें ऑलरेडी सारे पैसेज के मतलब पता चली गए. सो व्हाट आर द नेक्स्ट पैसेज? देयर इज द नेक्स्ट पैसेज, ठीक है? तो इट इज अ शॉर्ट
passage, we can directly read it, right? मीन्स जो स्कीम थ्रू का प्रोसेस होता है आप उसको सब में अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट बेसिकली मेंट फॉर द लॉन्गर पैसेजेस, ठीक है। तो इस शॉर्ट है, आप इसको डायरेक्ट रीड कर देंगे, बिकॉज आप स्कीम थ्रू करेंगे, देन क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन पैसेज को रीड करेंगे, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आप बस इसको रीड कर लें। तो इसमें आप बेसिकली 2 क्वेश्चन हैं, तो इट इज अ गुड वन। लेट्स रीड। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinion of others. So the majority of people who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily. Okay, basically इसमें ये बात हो रही है कि आपको जितनी मनी की जरूरत है उतनी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये जो पीपल है वो नॉट इजिली अक्यूमुलेट कर पा रही है मनी को, वो पेपर है जो पीपल अपनी मनी को अक्यूमुलेट नहीं कर पा रही, वही दूसरे के ओपिनियंस को भरी करेगी, राइट। तो ये वही बात हो रही है। They permit the newspaper and gossips neighbors to do their thinking for them. Basically आप समझ पा रहे हैं कि क्या बात हो रही है। It is very good to the aspirant of UPSC, क्योंकि ऐसी बातें होती रहती है जब हम बहुत ही सेल्फ डाउट में होते हैं, तो हमें दूसरों की थिंकिंग हमारी थिंकिंग से ज़्यादा मैटर लगने लगती है, हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं। We basically give them much more benefit of doubt to them, right? तो यहाँ ये वही बात हो रही है कि कैसे जब हमें जो जरूरत होती है वो हमें ना मिले, हम उसमें फेल हो रहे हो, हमें जैसे दूसरे के ओपिनियंस में मैटर करने लगते हैं। वहीं आप IAS बन जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल IAS IPS, आप सिविल सर्विस में चले जाएंगे, यू डोंट गिव एनी बिग ट्रैश अबाउट द थिंग्स व्हाट आर सराउंडिंग गिविंग यू, राइट। तो बेसिकली आप दूसरे के आइडियाज से नहीं सोचेंगे, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, आपकी अपनी थिंकिंग डेवलप होगी, आपको पता है कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। यू हैव द ethical mindset, you have the morality about the things, right? तो यही बात हो रही है कि कैसे पीपल्स की कैसे हमारा जब माइंडसेट वीक होता है, जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, तो दूसरे के ओपिनियंस हमें मोर मैटर करने लगते हैं एज कम्पेयर टू आवर ओन, राइट। सो opinion of the others, they permit the newspapers and gossips neighbors to do that thinking for them. Basically वो उनको परमिट ही कर देते कि उनका जो सोचने का दायरा है वो ना यूज कर पाने के बाद क्या करते, वो दूसरों को वो अधिकार दे देते कि आप मेरे लिए सोचें, राइट। ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज टू अ फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विश्ड अपॉन बाय एवरीवन हु विल एक्सेप्ट दैट, ठीक है। इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस व्हेन यू रीच द डिसीजन यू विल नॉट सक्सीड इन बाय अंडरटेकिंग, ठीक है। तो क्या बात हो रही है, इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन व्हेन यू रीच डिसीजन you will not succeed in any undertakings, right? तो यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया है क्या बात हो रही है, ओपिनियंस है जिसकी बात हो रही है, इजिली कैन एलिमिनेट कर सकते हैं। इम्प्लाइड की बात हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, ऐसा बोल रहे हैं कि पीपल अपनी मनी को एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाते। हमारा फर्स्ट पैसेज था मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी, जो बेसिकली ट्राई कर रहे हैं। तो वही बात होगी ना कि आपने मीन्स का पेपर दिया, फिर भी आपको कह रहे हैं कि आपने नहीं दिया, ठीक है। तो बेसिकली आपने दिया बट आप फेल हो गए, तो यहाँ पर आपने ट्राई किया। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अक्यूमुलेट मनी। बेसिकली पेपर ना दे रहा है डिफरेंट सिनेरियो, और पेपर दे के फेल होना इज डिफरेंट सिनेरियो। बेसिकली यू गिव अ ट्राई, तो वही बात हो रही है, उन्होंने ट्राई किया बट वो फेल हो गए। यहाँ पर ये ट्राई ही नहीं कर रहे, तो बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहा है दोनों, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, नेवर एक्सट्रीम वर्ड आ गया अभी। देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, ठीक है, कैन रिजर्व इट। देयर इज नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी, ऐसा कोई नहीं बात है, वहाँ पर बोल रहे हैं कि है जरूरत, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रीम है, नो नीड टू। There are people who fail to accumulate money for their needs, ठीक है। ये वही बात हो रही है कि वो बेसिकली फेल्ड हो गए टू accumulate their money। तो ये सिंपल था। Let's read this। तो मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज क्या है, पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। यस इट इज अ गुड आइडिया, बट इसको रिजर्व कर लेते हैं, लेट्स सी बेस्ट और कौन सा आ रहा है। पीपल शुड accumulate as much money as they can, ऐसा कोई बात है नहीं, कैपेसिटी की बात नहीं हो रही थी उसमें। पीपल शुड नीदर गिव नॉट एक्सेप्ट ओपिनियन, ऐसी कोई बात नहीं है कि देना ही नहीं चाहिए और लेना नहीं चाहिए। पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल। एट ऑल यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड लगा दिया है।
ऐसा बात ही नहीं है कि आप एक ओपिनियन नहीं लेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे, ओपिनियन ले लेंगे तो नॉट सक्सीड होंगे, राइट? तो बेसिकली इट इज मोर एक्यूरेट, इट इज बेसिकली प्लेन सिंपल, नॉट टू स्पाइसी और यू कैन से एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है, सिंपल है और कोर आइडिया बता रहा है ऑन द मेन आइडिया बता रहा है ऑन द पैसेज. Yes, this is one more passage. So it is straightforward. Social order is sacred right, which is basis of all other rights. ठीक है. Nevertheless, this right does not come from nature and must therefore be founded on conventions. So, ठीक है. With reference to the above passage, which of the following statement is correct? Conventions are source of right of man. क्या बात हो रही थी? Nevertheless, these rights, कौन से rights? Social order is sacred right, which is basis of all other rights. जो भी other rights है वो basically social order से ही आते हैं. ठीक है. Nevertheless, this right does not come from the nature से नहीं आते हैं, and must therefore be founded on conventions. Conventions के through founded होते हैं. यही वही बात हो रही है कि conventions are the source of rights to man. ये वही बात हो रही है. Social order कैसे, इससे क्या हो रहा है, हमारे सेक्रेट राइट बन रहा है. और यही जो सेक्रेट राइट है, ठीक है, ये नेचर से ना आते हुए कन्वेंशंस के थ्रू आते हैं. तो ये बेसिकली एक सर्कल कैसे क्रिएट कर रहा है, वही बोल रहे हैं कि कन्वेंशंस इज द सोर्स ऑफ मेंस राइट. तो यही तो मेंस राइट की बात हो रही है. ठीक है. राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर. यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पर सोशल ऑर्डर है कि नहीं है, या ज्यादा है या कम है. और ओनली से तो वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड हो गया है. मोस्ट ऑफ द पैसेज में 80% ऑफ द पैसेज में जब एक्सट्रीम वर्ड आते हैं तो वो इनकरेक्ट कॉनोटेशन देता है, राइट? मोस्ट ऑफ द पैसेज, नॉट ऑल द, देयर इज एक्सेप्शंस, वर्ड टू. ठीक है. तो यहाँ पर इनकरेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो 63 इज कंप्लीटेड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैसेज इफ देयर इज एनीवन लेफ्ट. Yeah, there is one more. So it is quite big though. तो उसको हम अपने आइडिया के हिसाब से पढ़ेंगे, स्किम थ्रू करेंगे. तो यू कैन डेवलप एनी स्ट्रैटेजी विच सूट्स यू, राइट? यू कैन रीड द क्वेश्चन पार्ट एंड देन एलिमिनेट द मोर एक्सट्रीम पार्ट एंड देन गो बैक टू द पैसेज. ऐसे भी कर सकते हैं आप. To encourage research as function of the universities, contemporary universities have encouraged research source of entirely profitable subjects. Scientific research probably never be complete valueless. Technical intelligence, labors, and this is investigate talents who face collected in by interrupted industrious. Industrious का मतलब यहाँ पर मेहनती है. You can say hardworking. ठीक है. Researchers are the basis of fruitful generalization, but when researchers consists mere rearrangement of existing materials, scientific, literary, and historical, is a risk of whole business becoming mainly fruit. बेसिकली रिसर्च की बात हो रही है कि कैसे साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेटरी रिसर्च में डिफरेंस है. एज फार एज मेरे को शायद इतना पता चला कि ये बात इसके थ्रू गया था. ठीक है. ऑथर्स अजम्पशंस अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च इज दैट, अब देखिए मैं वही बोली ना, साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेटरी रिसर्च की बात हो रही है. कैसे बता रही है कि साइंटिफिक रिसर्च हमेशा वैल्यूलेस नहीं होती है, और कैसे इन्वेस्टिगेटरी रिसर्च में जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से वैल्यू ड्रिवन ही होते हैं. ठीक है. ये बात हो रही है. इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल. ठीक है. आप देखिए कहाँ पर इसकी बात हो रही है. इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल. इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू एंड इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल. ठीक है. पहले हमने अब देखते हैं यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात हो रही थी. यहाँ ये दे रहे थे, साइंटिफिक रिसर्च इज प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस. नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस मतलब वो हमेशा वैल्यूलेस नहीं होता. देयर इज सम वैल्यूएबल थिंग्स आल्सो. तो देखिए, कंप्लीटली वैल्यूलेस इज डिफरेंट पार्ट एंड कंप्लीटली वैल्यूएबल इज डिफरेंट पार्ट. देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ. द मिक्सचर ऑफ बोथ मतलब नॉन वैल्यूएबल भी है एंड वैल्यूलेस भी है और वैल्यूएबल भी है, बट देयर इज सम ग्रे शैडो एरियाज. ठीक है. दिस पार्ट तो सम में आ रहा है. ठीक है. और अब यहां से आपको पता चला तो ये सी एंड डी कैसे डिफरेंट है. इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल. ऐसे वेरी की बात हो रही है. नेवर इज एक्सट्रीम वर्ड. समटाइम्स इट इज वैल्यूएबल. ठीक है. ये तो इनकरेक्ट हो गया. इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल. ठीक है. इट इज समटाइम्स. इट इज नेवर कंप्लीटली वैल्यूएबल.
इट इज नेवर कंप्लीटली वैल्यूएबल। मतलब जब भी आप सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, आपको इस रिसर्च ला रहे हो, उस रिसर्च में कहीं ना कहीं वैल्यू निकल ही रहा है। इट इज नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस, इट इज नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस। मतलब आप एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, एक रिसर्च हुआ, इसमें कुछ पार्ट वैल्यूएबल निकला, दूसरा रिसर्च हुआ, कुछ पार्ट निकला। मतलब समटाइम्स नहीं, यहाँ पर जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल थिंग निकल रही। समटाइम्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 रिसर्च रखी, उसमें से क्या हुआ, 2 में वैल्यूएबल था, 2 में वैल्यूलेस था कंप्लीटली। तो ये बात हो गई है, ठीक है। तो ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम द दिस, समटाइम्स वैल्यूएबल, it is incorrect, not completely valueless, and sometimes valuable is totally a different connotation. It is kindly you can say confusing बहुत है। it is never without some values, it is never without some values। two negative words हैं, two negative words makes one positive word, तो it is some values, it holds some values। अगर आप इस दोनों को hold करेंगे, never without is two negative words, when two negative words join together it makes positive word, so you can say it is with some values, it is with some values। तो आप इसको ऐसे डोनेट कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, ऑलवेज की बात हुई, वेरी एक्सट्रीम इनकरेक्ट। तो कैसे ये दोनों से कैसे डिफरेंट हुआ, इट इज विथ सम वैल्यूज, इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल। मतलब 4 सिनेरियोज में तो 2 सिनेरियो में वैल्यूएबल निकला, 2 में वैल्यूलेस निकला, ये बात नहीं हुई, चारों में कुछ न कुछ वैल्यूएबल निकला, तो ये बात हो रही है। तो ये हमारा सीरीज करेक्ट, यहाँ पर सिलोजिज्म की बात होगी। बेसिकली वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन विद द सिलोजिज्म पार्ट। तो कैसे सीरीज पूरा इंटीग्रेटेड है। ये यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट है, लेट्स रीड दिस। अकॉर्डिंग टू द ऑथर not many researcher results can be of value to an intelligent investigators, ठीक है। A research result is always valuable to an intelligent investigator, always है यहाँ पर, होल्ड करते हैं, हो सकता है सही भी हो। Any research result can be a value of intelligent research is anybody extreme है, let's hold it। A research result always be some value to the intelligent investigator। अब देखते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए रिसर्च क्या है। साइंटिफिक रिसर्च देख लिया, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से देख सकते हैं हम, mechanical and unintelligent labor of the researchers, there is always a chance that results may be of value to investigator of टैलेंट। मतलब स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर और एक्सपर्टाइज इन्वेस्टिगेटर्स की बात हो रही है। इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट, टैलेंटेड इन्वेस्टिगेटर, राइट। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस, ऑलवेज भी लगा है और चांस भी लगा है। ऑलवेज मतलब हमेशा भी हो सकता है, चांसेस लकली हो सकते हैं, राइट। ऑलवेज अ चांस दैट रिजल्ट मे बी ऑफ वैल्यू, रिजल्ट मे बी ऑफ वैल्यू टू टैलेंट इन्वेस्टिगेट, ठीक है। Who can use the facts collected for him by uninspired but industrious research as a basis of some fruitful generalization, hardworking research basically, ठीक है। क्या हो रही है, ऑलवेज अ चांस दैट रिजल्ट मे बी अ वैल्यू टू इन्वेस्टिगेटर की बात करिए कि ऑलवेज अ चांस कि वहाँ जो रिजल्ट हो बेसिकली यूजफुल हो, यू कैन वैल्यू टू द इन्वेस्टिगेटर हो। समझ गए हम पैसेज, हम यहाँ पर देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अ रिसर्च रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी, वहां पर क्या ऑलवेज चांस है कि वो हमेशा वैल्यू होगा। यहाँ मस्ट लगा दिया तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ठीक है। नॉट मैनी रिसर्चर्स रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, नॉट मैनी, यहाँ पर ऐसे कुछ बात नहीं दी कि है कि नहीं। इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंटेड इन्वेस्टिगेटर्स के पास हमेशा चांस होता है कि उसका जो रिजल्ट है वो वैल्यू होल्ड करे, राइट। अ रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, राइट। एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर and research result is always valuable to an intelligent investigator। तो it is sound more accurately
मतलब दोनों बेसिकली वही बात कर रहे हैं कि एनी रिसर्च, बट यहाँ पर जो एनी वर्ड है वो बहुत एक्सट्रीम है। उन्होंने एनी रिसर्च की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जो भी रिसर्च का रिजल्ट आता है, रिसर्च का रिजल्ट आता है, मतलब जो फैक्ट है उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो रखा है और उस पर जो रिजल्ट आता है वो वैल्यूएबल होता है, एनी रिसर्च रिजल्ट नहीं। ठीक है, तो मतलब जितने भी रिजल्ट हो रहे हैं वो वैल्यूएबल हैं टू सम एक्सटेंट टू द इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। बट यहाँ पर एनी लगा के यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कर दिया। ऑलवेज इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज था तो इसलिए मैंने मैच किया, राइट। तो ऐसा आप देख सकते हैं। अब ये वाला करते हैं, इट इज शॉर्ट, तो हम डायरेक्ट रीड कर देते हैं। हाउ बेस्ट कैन बी द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस सो दैट द लॉसेस, तो उसकी बात हो रही लॉसेस आर मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम रेजिलेंट, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, रेजिलेंट की बात कर रहे हैं। In this context, one important point that need to be noted is that India gets too much water. यहाँ पर बात हो रही है फैक्ट की, 75% of the annual precipitation during 120 days June to September and too little for the remaining 245 days. ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया इतना डाइवर्स है कि कुछ कॉर्नर में फ्लड्स आ रहे हैं, कुछ कॉर्नर्स में पानी की कमी हो रही है, कुछ कॉर्नर्स में फ्लड आ रहे हैं, कुछ में ड्रॉट हो रहा है, राइट। तो यही बात हो रही है। This skewed water availability has to be managed and regulated for the consumptions throughout the year. ठीक है, तो ये मैनेज करना है कैसे कैसे, ये बात हो रही है। Which of the following best reflect the practical, मतलब यूटोपियन आइडिया नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रेगमेटिक होना चाहिए, रैशनल एंड लास्टिंग सॉल्यूशन। तो बेसिकली फ्लड है, कहीं जगह फ्लड आता है, कहीं ड्रॉट आता है, तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। तो ये हमें प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक आइडिया देना है, रैशनल देना है, इरैशनल आइडियाज नहीं देना, एंड देन लास्टिंग मतलब रेजिलिएंट आइडिया देना है, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए एप्लीकेबल हो, 5 साल में फिर कुछ और हो रहा हो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट आपको ये माइंड रखना है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट बी एड्रेस सो दैट द लॉसेज आर मिनिमम एंड द सिस्टम बिकम मोर लॉन्ग लास्टिंग और रेजिलिएंट। तो मिनिमम लॉसेस को रखना है और लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम करना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, एक को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ह्यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनाल्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर ये ऐसे रहते कंस्ट्रक्टिंग कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स, यहाँ पर ह्यूज वर्ड क्यों डाला, ह्यूज से क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है। कंस्ट्रक्टिंग कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स, अब ह्यूज को हटाया मैंने फॉर एग्जाम्पल, आइडिया तो वही दे रहा था बट ह्यूज क्यों लगाया, ह्यूज से यहाँ पर क्या होगा, ये मिनिमल लॉसेस को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा ह्यूज डैम्स एंड कॉन्क्रीट ये सब बनाने से। तो ये बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनाल अक्रॉस द कंट्री, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आपको ह्यूज लेवल पे देखने पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें मिनिमल लॉस रखना है, लॉस हमें कम से कम रखना है, यहाँ पर कॉस्ट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू दिस रेजिलिएंट और लॉन्ग लास्टिंग आइडिया, तो यहाँ पर ये नहीं बन सकता। ठीक है, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ फार्म पैटर्न, इट इज अ काइंड ऑफ अ रीजन फॉर अ प्रैक्टिकल रैशनल लास्टिंग आइडिया, बट इट इज नॉट बेसिकली फॉर द, इट इज काइंड ऑफ अ रीजनल बेसिस, ये वो रीजनल के लिए ठीक है, होल इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि पूरे इंडिया में आप क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे चेंज करेंगे, फार्मिंग प्रैक्टिस को कैसे चेंज करेंगे, इट इज नॉट दैट मच प्रैक्टिकल इन सेंस। ठीक है, तो ये से इंटरेक्ट हो जाएगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री, रिवर्स के सिस्टम्स भी होने चाहिए, कुछ एरियाज में रिवर्स ही नहीं है तो आप उसको इंटरलिंकिंग कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर है बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स, रिचार्जिंग एक्वाफायर, बेसिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने की बात, एक्वाफर, और ये नेचुरल भी है बेसिकली, और डैम्स ऑलरेडी इंडिया में है, प्री एग्जिस्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है, और बफर स्टॉकिंग की तो वही बात हो रही है कि जहाँ पर ड्रॉट है वहां पर ये रिसर्चिंग एक्वाफायर से आप वाटर ले सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉट है वहां पर आप डैम्स के थ्रू वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही है, तो इस एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, more resilient, you can say long lasting and minimal losses के साथ है,
एज कम्पेयर टू द हम जहाँ पर मेक कर रहे हैं हम कॉन्क्रीट स्टोरेज ह्यूज टैंक्स कैनाल्स अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है। तो आंसर है डी, मोस्ट एक्यूरेट आंसर है डी। ठीक है, तो ये हो गया, लेट्स सी, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा सी सेट का पेपर था, लेट मी राइट, जो हमारा सी सेट का पेपर है था 2022 का, उसका जो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था वो कंप्लीटली डन कर दिया, इट इज बीइंग डन, ठीक है। तो ये हमने सी सेट का 2022 का पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पूरा डन कर दिया है। हम पेपर के साथ पूरी क्लास, एक तरह से पूरा वेल स्टैब्लिश क्लास है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। 2 लेक्चर्स में हमने इसके प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, आइडियाज, टर्मिनोलॉजीज की बात की, व्हाटएवर द थिंग्स इट इज बीइंग नीडेड फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी ऑलरेडी हैव कवर्ड इट। और 2 क्लासेस में हमने 2022 के पेपर्स को कवर किया एंड दिस गोइंग टू बी आवर 2023 पेपर में हम अपने नेक्स्ट क्लासेस लेंगे। तो 2023 नेक्स्ट 2 क्लासेस में कवर हो जाएगा, then 24, 25 and we also did some, you can say a test और you can say mock papers भी कर सकते हैं, ठीक है। mock test रीडिंग कॉम्पिटिशन पे करेंगे और हम उसको खुद बनाएंगे मॉक्स को ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी सी सेट के पेपर्स पे कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैटर्न्स को यूज करके हम मॉक्स को ड्राफ्ट करेंगे। तो बेसिकली हम मॉक्स भी समय समय पे करते रहेंगे। पीवाईक्यूज इज बेसिकली a game changer for all of these related to the CSAT. तो PYQs have to be done very religiously. ठीक है, उसके बाद आपको मॉक्स पे शिफ्ट करना है, तो you have to do a PYQ each and every day. You have to analyze the options part, especially for the GS1 part, ठीक है, और the general studies पेपर 1, ठीक है, जनरल नॉलेज का। तो यहीं पे हमारी क्लास एंड होती है, and stay tuned for our next part of this series. Thank you everyone.